हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं डीमोनेटाइजेशन आप सभी ने एक्सपीरियंस किया, आप सभी ने वो लाइव अनाउंसमेंट भी सुनी होगी या फिर रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट सुनी होगी, और आप सभी इस प्रोसेस का कहीं ना कहीं पार्ट जरूर रहे होंगे। और आज जानने वाले हैं कि व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी पे क्या उसका इंपैक्ट हुआ। आपके माइंड में ऑलरेडी आइडिया होगा कि इसका इंपैक्ट क्या रहा, क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। बहुत सारी न्यूज आपने ऑलरेडी इसके ऊपर देखी होंगी। बस हम क्या करने वाले हैं, उन सभी चीजों को आज कंसोलिडेटेड मैनर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक में से निकल कर आते हैं वो सारे हमारे कवर अप हो जाएं। तो आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें डीमोनेटाइजेशन क्या है, देखो डीमोनेटाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी करेंसी का जो स्टेटस है उसको खत्म कर दे। देखो हमारे जो करेंसी नोट होते हैं ना, वो लीगल टेंडर होते हैं। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि आरबीआई लीगली उनकी वैल्यू को अश्योर करता है, आरबीआई लीगली उनकी वैल्यू को गारंटी देता है। बट जब गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन करती है तो उसकी वो जो वैल्यू है, उसका जो स्टेटस है करेंसी नोट का, उसका जो स्टेटस है लीगल टेंडर का, वो यहां पे खत्म हो जाता है। अगर एक बार आपने किसी करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया तो आप उसे इशू नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक्स हमारे वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि पुराने जो करेंसी नोट्स हैं उनको खत्म कर देते हैं और नए करेंसी नोट्स ज्यादा बेहतर फीचर्स के साथ इशू कर देते हैं। और यहां पे हमारे मोदी जी ने भी 8 नवंबर 2016 को सबसे बड़ा डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया। 500 और 1000, 500 और 1000 के नोट आप सभी जानते हैं, देवर सीज्ड टू बी अ लीगल टेंडर, उन्हें डीमोनेटाइज कर दिया, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे। और कहा गया जी 30 दिसंबर 2016 तक ये नोट आपको बैंक में जमा करवाने हैं। तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पे, एक तो 8 नवंबर 2016 जब ये अनाउंस किया मोदी जी ने, और ये डेट आपको दी गई थी दिसंबर 30 2016 कि इस डेट तक आपको सारे नोट जो है वो बैंक में जमा करवाने हैं। एक ही झटके में 86% कैश हमारा जो सर्कुलेशन में था वो इनवैलिड जो है वो हमारे मोदी जी ने, हमारी सरकार ने कर दिया। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि जो डीमोनेटाइजेशन किया गया, क्या यह भारत में पहली बार हुआ था? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी दो बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था। इससे पहले हमारे पास 1946 के अंदर आरबीआई ने 1000 और 10,000 के नोट्स को डिमोनेटाइज किया। जी हां, 10,000 के नोट्स भी हुआ करते थे। और उसके बाद फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नए नोट्स इशू किए गए 1954 के अंदर। और फिर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इन नोट्स को भी डिमोनेटाइज कर दिया 1978 के अंदर। तो 1946 और 1978 ये वो दो साल हैं जब आपका डिमोनेटाइजेशन 2016 से पहले हुआ था। चलिए तो अब बात करते हैं कि मोदी जी ने 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया क्यों। क्या उनके माइंड में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे? क्या उनके मेन मकसद थे इस डीमोनेटाइजेशन के पीछे? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे दोस्तों था कि टू कर्ब द करप्शन, करप्शन को रोक सकें। तो जो बड़े बड़े नोट्स हैं, 500 और 1000 के नोट हैं, उनका इस्तेमाल होता है करप्शन के अंदर। और अगर हम इन नोट्स की वैल्यू को खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी करप्शन भी रुक जाएगी, रिश्वतखोरी, ब्राइबरी भी रुक जाएगी। इसके बाद है एलिमिनेट काउंटर फीटिंग या फिर फेक करेंसी। तो फेक करेंसी की जो समस्या है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। 500, 1000 जैसे दिखने वाले नकली नोट मार्केट में बहुत सारे हो गए थे, और इसीलिए सरकार ने जो हमारे इन करेंसी नोट थी इनकी वैल्यू खत्म कर दी। 500 और 1000 के जो असली नोट्स थे उनकी वैल्यू खत्म कर दी। तो अब जो नकली नोट्स है, जो फेक करेंसी है, उनकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। इसके बाद है टू टैकल टेररिज्म, हमारे टेररिज्म को टैकल करने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन किया गया। हमारे जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, बड़े बड़े नक्सलवादी हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे, 500 और 1000 के बहुत सारे नोट अपने पास जमा किए हुए थे कि इनका इस्तेमाल करेंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने में। बट अब इन नोट्स की वैल्यू खत्म हो गई, तो इससे हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज पे भी कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए लगाम लग गई। और इसके साथ साथ ब्लैक मनी की जो समस्या है उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन किया गया। काफी सारा पैसा हमारे बड़े बड़े करोड़पतियों ने
अपने पास ऐसे रख रखा था जिसमें उन्होंने कोई टैक्स जमा सरकार को नहीं कराया था, सरकार को बताया तक नहीं था कि उनके पास ये पैसे पड़े हैं। बस उनके घर में, उनके बिस्तरों में, उनके खुफिया कमरों में, खुफिया दरवाजों में भरे पड़े थे 500 और 1000 के नोट, जिसकी सरकार को भनक भी नहीं थी। अब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन कर दी तो वो उनके जो करेंसी नोट है बिल्कुल बेकार हो गए। उन्हें उन नोट्स को बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, उन पे टैक्स देना पड़ेगा, तभी जो है उन नोट्स की वैल्यू उन्हें कुछ मिल पाएगी। तो ये भी एक मकसद था। इसके बाद है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार चाहती है कि कैश का इस्तेमाल कम से कम करो। क्यों करो? क्योंकि कैश की कोई ट्रेल नहीं होती। कैश एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे को चौथे ने दिया, तो इसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि कैश कैसे फ्लो कर रहा है। बट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आप करते हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है और सरकार कभी भी चेक कर सकती है कि पैसा कहां से कहां तक फ्लो किया। इसीलिए सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देना चाहती है। इसके साथ है हमारे इंडिया की कैश टू जीडीपी रेशो को भी सरकार को कम करना था। देखो, जीडीपी हमारे देश की प्रोडक्शन की वैल्यू है और हमारे देश की जो जीडीपी है उसके मुकाबले हमने जो है कैश बहुत ज्यादा रखा हुआ है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कैश है ये कम हो जाए, हमारी कैश टू जीडीपी की रेशो जो है वो कम हो जाए, और ये भी एक मकसद था डीमोनेटाइजेशन के पीछे। चलिए, अब सवाल उठता है कि केवल हाई डिनोमिनेशन नोट्स को ही यहां पे क्यों टारगेट किया गया। अब सरकार के उद्देश्य थे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के, तो सरकार ने सारे करेंसी नोट्स को क्यों नहीं खत्म कर दिया, केवल बड़े बड़े नोट्स को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े जो नोट्स हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है करप्शन वगैरह के अंदर, इसीलिए ऐसा सरकार ने किया। और इसके साथ साथ आरबीआई के डाटा से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे जो लो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उनका सॉइल रेट है 33% एवरी ईयर। यानी कि जो हमारे छोटे नोट्स हैं 50, 10, 20 रुपए के नोट्स हैं, 33% नोट्स जो हैं वो हर साल खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम उनका इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर। एक पर्सन दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, उनका इस्तेमाल होता है और वो खराब हो जाते हैं। बट अगर हम देखते हैं कि बड़े नोट किस रेट से खराब हो रहे हैं, उनका सॉइल रेट क्या है, तो उनका 500 के नोटों का तो 22% है और 1000 के नोटों का 11% है। तो मतलब वो खराब नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस्तेमाल कर रहे होते तो खराब हो जाते। तो लोग जो हैं इन नोट्स को केवल अपने पास जमा करके बैठे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी, और इसीलिए ये खराब नहीं हो रहे। और इसीलिए सरकार ने बड़े बड़े जो नोट्स हैं उनको डिमोनेटाइज कर दिया, ताकि जो ब्लैक मनी है वो सारी सिस्टम के अंदर वापस आ जाए। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हमारे पास रहे? सबसे पहला तो है इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो इंप्रूव हुई डीमोनेटाइजेशन के कारण। बहुत सारे नए लोगों ने कैश जो है बैंक्स में जमा कराया और उन्होंने पहली बार अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करी और सरकार को टैक्स भी जमा करवाया। इसके बाद है टैकलिंग ब्लैक मनी। देखो, ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए भी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, और ऐसा पाया गया कि डीमोनेटाइजेशन के कारण 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड फर्म्स जो हैं वो हमारे पास हमारी रडार के अंदर आ गई, हमें उनके बारे में जानकारी मिली और उनकी ब्लैक मनी जो थी वो हमने कहीं ना कहीं पकड़ ली। इसके बाद है इंपैक्ट ऑन टेररिज्म, नक्सलिज्म एंड ट्रैफिकिंग। तो इन एक्टिविटीज के लिए जो बड़े बड़े नोट्स का इस्तेमाल हो रहा था, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये एक्टिविटीज भी कम हो गई क्योंकि बड़े नोट्स अवेलेबल नहीं थे, और साथ ही हवाला ट्रांजैक्शंस वगैरह को भी इंपैक्ट हुआ। इसके बाद है डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपकी इंप्रूव हुई, लोग ज्यादा ऑनलाइन पे करने लगे, पेटीएम वगैरह से ट्रांजैक्शन करने लगे, और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, आरबीआई के लिए बेहतर भी था कि लोग नोट्स का इस्तेमाल कम करें, ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करें, जिससे क्या होगा, नोट्स खराब नहीं होंगे और आरबीआई को खर्चा करके उनकी दोबारा से प्रिंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ काफी सारा जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आया और उससे बैंक्स के पास काफी डिपॉजिट्स हुए, और उन डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करके हमारे जो बैंक्स हैं उन्होंने ज्यादा लोन्स दिए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर बात करें नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन की, तो सबसे पहला तो है जी कैश क्रंच। कैश की शॉर्टेज हो गई मार्केट के अंदर, लोग जो हैं उनके पास कैश खत्म होने लग गया, तो बहुत बड़ी समस्या हुई थी। और स्पेशली हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि इस सेक्टर में ज्यादातर लोग जो है वो कैश की ट्रांजेक्शन ही किया
करते हैं। बेसिकली जो भी हमारे सेक्टर्स थे जहां पे कैश की ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम हाई था, वो सारे यहाँ पे इंपैक्ट हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पे कैश की शॉर्टेज से हमारा जो कंज्यूमर एंड बिजनेस सेंटीमेंट्स है उस पर भी इफेक्ट हुआ। लोगों के पास कैश नहीं था तो उन्होंने मार्केट में जाकर परचेजिंग नहीं करी और हमारे पास डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने की वजह से इवेंचुअली मार्केट में जो हमारी सप्लाई है वो भी कम हो गई, कम डिमांड को मीट करने के लिए। तो पूरा जो हमारा साइकिल था वो सारा यहाँ पे डिसरप्ट हो गया। बताया भी गया कि टू व्हीलर की सेल और आपके जो सीमेंट की सेल है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर गई थी। और फार्मर्स को तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। और स्पेशली जो लोग हमारे गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जिनको बैंक में भी 100% कवरेज नहीं मिली हुई है, और ऐसे लोग जो हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी बेरोजगार भी हो गए। कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे और बिजनेस ठप हो जाने के कारण इनकी नौकरियां भी चली गई। डिमोनेटाइजेशन के कारण हमारी इकोनॉमी को 3 शॉक झेलने पड़े। एक शॉक है एग्रीगेट डिमांड शॉक। डिमांड का शॉक क्यों लगा? क्योंकि मार्केट में पैसे की जो सप्लाई है वो कम हो गई, पैसा मार्केट में कम हो गया, लोगों के पास पैसे कम थे सामान खरीदने को, तो इवेंचुअली हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। इसके बाद हुआ जी एग्रीगेट सप्लाई शॉक। अब लोगों की डिमांड कम हो गई तो अल्टीमेटली सप्लाई पे भी फर्क पड़ा। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि हमारे जो बिजनेस हाउसेस थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनके पास भी कहीं ना कहीं कैश की शॉर्टेज हो गई। और ज्यादातर लेबर की जो पेमेंट है वो कैश में ही किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, कैश की कमी होने के कारण लेबर की भी छुट्टी कर दी और अपना जो आउटपुट है, अपनी जो सप्लाई है वो भी कम कर दी। और इसके साथ साथ आया एक अनसर्टेनिटी शॉक। एकदम से मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई। लोगों को श्योरिटी से चीजों के बारे में नहीं पता था कि फ्यूचर में कैसा होने वाला है, कैसी पॉलिसी रहने वाली सरकार की, कब मार्केट में पूरी तरीके से जो लिक्विडिटी है वो वापस आ जाएगी। इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था और लोग अनसर्टेनिटी शॉक में रहे। लोग जो हैं पूरे तरीके से श्योर नहीं थे कि मार्केट में, इकोनॉमी में फ्यूचर में कैसा माहौल रहने वाला है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें इंपैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन की, तो उसके अंदर हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया था डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसने अलग अलग सेक्टर्स पे डीमोनेटाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो डिस्कस किया था। और वहीं से जो ये सारी बातें हैं हमने उठाई हैं और आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें मनी या फिर इंटरेस्ट रेट की, पैसे की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताए गए। तो शॉर्ट टर्म में तो कहा गया पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे, आरबीआई की बैलेंस शीट में कोई खास चेंज नहीं आएगा, पैसे जो हैं, आरबीआई ने जो करेंसी नोट्स इशू किए हैं वो बैंक्स के पास तो आ जाएंगे, बट आरबीआई को उनके पैसे अल्टीमेटली बैंक्स को तो चुकाने पड़ेंगे ही, चाहे लोगों को ना चुकाने पड़े, आम जनता को ना चुकाने पड़े। और इसके साथ साथ क्योंकि पैसा आपका सिस्टम में बढ़ जाएगा, बैंक्स के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो आपका इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट्स पे भी कम हो जाएंगे और लोन्स पे भी कम हो जाएंगे। अगर बात करें लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में तो बताया जी आपका जो कैश के लेवल है धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे, डिपॉजिट्स आपके धीरे धीरे डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा लोगों ने बैंक में जमा करवाया है वो नए नोट आने के बाद वो निकलवाएंगे भी। आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे श्रिंक कर जाएगी लॉन्ग रन में, क्योंकि कुछ पैसा आरबीआई के पास वापस नहीं आने वाला, बट हमें इवेंचुअली देखने को मिला था कि काफी सारा पैसा जो है आरबीआई के पास वापस आ गया था, केवल कुछ ही पैसे ऐसे बचे थे जो कि वापस नहीं आए थे। और आपके जो इंटरेस्ट रेट है लॉन्ग रन में, बताया कि लॉन्ग रन में आपके जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे जो डिपॉजिट्स बैंक्स के पास आए हैं, हो सकता है कि काफी समय तक वो बैंक्स के पास ही मौजूद रहें, तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हमारे जो लोन के रेट हैं वो हमारे डिक्लाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम सेविंग्स की बात करें कि कितनी सेविंग्स हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में है, यानी कि कितनी सेविंग्स हमारी बैंक्स वगैरह में पड़ी हुई हैं, तो इनिशियली तो वो इंक्रीज करी, क्योंकि काफी सारा पैसा लोगों ने बैंक में जमा करवाया। और बताया जी लॉन्ग रन में भी वो इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉर्मलाइज हो जाएगी, लोग ज्यादा पैसा बैंक में ही रखने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए लॉन्ग रन में भी फाइनेंशियल सिस्टम की सेविंग्स इंप्रूव हो जाएंगी। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया जी, ये भी बताया कि आपकी करप्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो करप्शन में बताया जी लॉन्ग रन में आपकी जो करप्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगी, आपकी जो करप्शन है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे ये भी बताया गया। तो अगर बात करें अनअकाउंटेड इनकम या फिर ब्लैक मनी की, तो ब्लैक मनी तो है डेफिनेटली इट फेल, और लॉन्ग रन में भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो फॉर्मुलाइज हो गई और ब्लैक मनी आपकी लॉन्ग रन में भी कम हो जाएगी। प्राइवेट वेल्थ की बात करें, तो प्राइवेट वेल्थ की अगर हम बात करें तो वो कुछ डिक्लाइन कर गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ ऐसा पैसा था
जो कि सिस्टम में वापस नहीं आया, और साथ ही साथ हमारे पास जो रियल एस्टेट था प्राइवेट सेक्टर के पास, जो उसकी वेल्थ हुआ करता था, उसके प्राइसेस भी गिर गए, तो इसलिए प्राइवेट वेल्थ हमारी गिर गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बताया कि वेल्थ हो सकता है और भी गिर जाए, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो हमारे फ्यूचर में भी डिक्लाइन कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर वेल्थ की बात करें, यानी कि सरकारी वेल्थ की बात करें, तो उस पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग रन में बताया गया कि आरबीआई की वेल्थ बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ पैसे ऐसे होंगे जो कि आरबीआई के पास वापस नहीं आएंगे, कुछ करेंसी नोट्स ऐसे होंगे जो कि आरबीआई के पास वापस नहीं आएंगे, जिससे आरबीआई की लायबिलिटी घट जाएगी और उस कारण से उसकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी। फॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके अंदर बहुत ही शार्प इंक्रीज आया, एकदम से काफी सारे लोग डिजिटल मोड्स का इस्तेमाल करने लगे। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो अल्टीमेटली हमारे जो डिजिटल मोड्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा होने लगेगा, बस जैसे जैसे कैश मार्केट में आ जाएगा फिर से, तो कैश का भी इस्तेमाल होने लगेगा। और इसके अलावा अगर बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो रियल एस्टेट सेक्टर के जो हमारे प्राइसेस थे वो डिक्लाइन हुए, क्योंकि काफी सारा जो ब्लैक मनी था वो रियल एस्टेट सेक्टर में जाता था, और अब ब्लैक मनी लोगों के पास खत्म होने लगा, तो इसके प्राइसेस भी डिक्लाइन करने लगे। और लॉन्ग रन में भी बताया गया कि इसके प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन ही करने वाले हैं। ब्रॉडर इकोनॉमी की बात करें, तो ब्रॉडर इकोनॉमी में हमें शुरू में तो जॉब लॉसेस देखने को मिले, हमारे फार्मर्स की इनकम में डिक्लाइन आया, एक पूरा सोशल डिसरप्शन आ गया, स्पेशली इन द कैश इंटेंसिव सेक्टर्स। बट लॉन्ग रन में जो ब्रॉडर इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज कर जाएगी। अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें, टैक्स कलेक्शन की बात करें, तो हमारे इनिशियली तो टैक्सेस जो थे वो बढ़े, क्योंकि लोगों ने बहुत सारा पैसा अपना बैंक में जमा करवाया और उस पर टैक्सेस वगैरह भी दिए, तो इनिशियली तो हमारे जो टैक्सेस हैं दे रोज। बट यहां पे बताया गया कि हो सकता है डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे आ जाए, और अल्टीमेटली हमारे जो टैक्सेस हैं वो डिक्लाइन कर जाएं। बट लॉन्ग रन में बताया जी कि लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे फॉर्मलाइज हो जाएगी, हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर जो है आपके जो टैक्सेस वगैरह हैं वो बिल्कुल सही से कलेक्ट हो जाएंगे, और लॉन्ग रन में आपकी जो कलेक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अनसर्टेनिटी, क्रेडिबिलिटी की बात करें, तो शॉर्ट रन में तो आपकी अनसर्टेनिटी रही मार्केट के अंदर, लोग जो थे दे वर वेरी अनसर्टन कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर पॉलिसी कैसे रहने वाली है। बट लॉन्ग रन में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वही प्रमोट होने वाली थी, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो आपकी फॉर्मलाइज हो जाने वाली थी, आपकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है इट वुड बिकम अ फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी, और इसीलिए हमारी जो क्रेडिबिलिटी है इस इकोनॉमी की वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अगर बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी के अंदर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इफेक्ट की, तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारी डिसरप्शन हो गई थी, तो जीडीपी में कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली, अनसर्टेनिटी में इंक्रीज आया। बट लॉन्ग रन में जैसे जैसे फॉर्मुलाइज होगी इकोनॉमी और करप्शन आपकी गिरेगी, वैसे वैसे आपका जीडीपी बढ़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया जी कैश इंटेंसिव के जो आपके सेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहे, जैसे एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, बहुत ज्यादा कैश इनके अंदर इस्तेमाल होता था, तो ये काफी ज्यादा आपके जो है अफेक्टेड रहे। और यहाँ पे लॉन्ग रन में बताया जी कि लॉन्ग रन में इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो जाएगी, तो इसीलिए आपका जो जीडीपी है लॉन्ग रन में वो बढ़ने ही वाला है। चलिए तो आगे बात करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन ने गवर्नमेंट को कैसे इफेक्ट किया, तो गवर्नमेंट को पॉजिटिवली भी इफेक्ट किया, नेगेटिवली भी किया। अगर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन से हमारे रिसोर्सेज जो थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, काफी सारी वेल्थ प्राइवेट सेक्टर की हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट के पास चली गई, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे जो है रिसोर्सेज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से गेन हुआ, काफी सारे टैक्सेस सरकार ने गेन किए। और यहाँ पे वेल्थ गेन भी बताया जी कि वेल्थ गेन कैसे होगा, क्योंकि कुछ पैसे ऐसे होंगे जो कि वापस ही नहीं आएंगे सिस्टम के अंदर, उन पे आरबीआई की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली एक गेन बन जाएगा। और साथ ही इनकम टैक्सेस भी बढ़े, क्योंकि लोगों ने पैसा बैंक में जमा करवाया, उस पर उन्होंने टैक्सेस दिए, तो अल्टीमेटली सरकार को काफी फायदे हुए डिमोनेटाइजेशन के। बट ऐसा नहीं था कि सरकार की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं थी डिमोनेटाइजेशन में, सरकार को कुछ पर्सपेक्टिव्स में नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला डिमोनेटाइजेशन का। सरकार को नए नोट प्रिंट करने पड़े, नए 500 और 2000 के नोट आए, इनकी कॉस्ट सरकार को बियर करनी पड़ेगी। और साथ ही बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ गई, उस लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया गया, और उन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए खर्चा करना पड़ा। और ये भी देखने को मिला कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी डिसरप्ट कर दी थी डीमोनेटाइजेशन ने, और इस कारण क्या हुआ कि सरकार के पास जो टैक्स रेवेन्यूज आने वाले थे उसमें भी कुछ गिरावट हो सकती थी। तो ये कुछ सरकार को
इश्यूज भी बियर करने पड़े डिमोनेटाइजेशन के कारण। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको बता देते हैं कि ये वो करेंसी नोट्स है जिनको सरकार ने डिमोनेटाइज किया। इनको स्पेसिफाइड बैंक नोट्स का नाम भी दिया जाता है। तो स्पेसिफाइड बैंक नोट्स का मतलब है 500 और 1000 के वो करेंसी नोट जो कि 8 नवंबर 2016 से पहले सर्कुलेशन के अंदर हमारे एग्जिस्ट करते थे। तो गवर्नमेंट ने इन्हें खत्म कर दिया और साथ ही एक नया एक्ट जो था वो भी पास किया, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017। इस एक्ट को पास करके सरकार ने अपनी जो लायबिलिटी थी इन 500 और 1000 के नोटों पे उसे खत्म कर दिया और साथ ही सरकार ने इन पुराने नोट्स को अपने पास रखना, इनका इस्तेमाल ट्रांजैक्शंस के लिए करना, इस सब को प्रोहिबिट कर दिया, इस सब को खत्म कर दिया। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर आप 10 से ज्यादा पुराने नोट रखते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर अगर आप कोई स्टडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो 25 से ज्यादा अगर पुराने नोट अगर आप रखते हैं तो 10,000 का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है, 10,000 और 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द कैश हेल्ड विच एवर इज हायर। तो मोटा मोटी आप याद रखें कि 10,000 तक का फाइन आप पे यहां पे लगाया जा सकता है। और अगर हम नए करेंसी नोट्स की बात करें जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इशू किए गए, तो आप देख सकते हैं ये 500 और 2000 के नए नोट सरकार ने इशू किए। तो 500 के नोट आप यहां पे देख सकते हैं कि कैसा देखने को मिलता है और इसके ऊपर जो है रेड फोर्ट का मोटिव है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसका मोटिव है इसके ऊपर। और अगर 2000 के करेंसी नोट की हम बात करें तो ये भी आप यहां पे देख सकते हैं और इसके ऊपर जो मोटिव है वो आपका मंगलयान का है, इसके रिवर्स पे आपको मंगलयान देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बार बाकी जो हमारे करेंसी नोट सर्कुलेशन के अंदर है उनके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास ₹10 का करेंसी नोट है, जो नया करेंसी नोट आपने देखा होगा। तो ये आपका चॉकलेट ब्राउन कलर का नोट है और इसके ऊपर आपको गांधी जी देखने को मिलते हैं, अशोका एम्बलम देखने को मिलता है और साथ ही इसके अंदर स्वच्छ भारत का लोगो भी लगा हुआ है और सन टेम्पल जो कोणार्क के अंदर है उसका मोटिव भी यहाँ पे बना हुआ है। 20 रुपीज के नोट की बात करें तो ग्रीनिश येलो कलर का ये नया नोट है, गांधी जी दिखेंगे इस पर, आपको अशोका पिल्लर का एम्बलम दिखेगा, स्वच्छ भारत का लोगो दिखेगा। नई चीज इसमें आपको ये देखने को मिलती है कि एलोरा केव्स का मोटिव इसके बैक पे बना हुआ है। और साथ ही अगर 50 रुपीज के करेंसी नोट की बात करें तो वो भी आप यहां पे देख सकते हैं, इसके ऊपर वही सब सेम चीजें तो आपको देखने को मिल ही रही हैं। इसके अलावा आपका जो हम्पी के अंदर चैरियट का मोटिव बना हुआ है, हम्पी के अंदर जो चैरियट का मोटिव है वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। 100 रुपीज के नोट की बात करें तो लेवेंडर कलर का नोट है, यही सब चीजें देखने को मिलती हैं। बट साथ ही साथ नई चीज है रानी का वाव, ये देखो ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर, दिस इज रानी का वाव, ये भी आपको यहां पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 200 रुपीज का जो नया नोट इशू किया है आरबीआई ने, ब्राइट येलो कलर का नोट है, वही सब चीजें। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सांची स्तूप जो है उसका मोटिव इसके बैक पे देखने को मिलता है। तो बाकी करेंसी नोट्स के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी आपको जल्दी से हमने यहाँ पे बता दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस का सवाल है, वन ऑफ द मेन मोटिव्स बिहाइंड द 2016 डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट वाज, ऑप्शंस है टू इंक्रीज कैश टू जीडीपी रेशियो, टू डिक्रीज कैश टू जीडीपी रेशियो, टू मेंटेन कैश टू जीडीपी रेशियो एट कांस्टेंट लेवल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डीमोनेटाइजेशन में सरकार का उद्देश्य था कि हमारी जो कैश टू जीडीपी रेशियो है उसको हम डिक्रीज कर दें। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन जहां पे हमने डीमोनेटाइजेशन से जुड़ी बातों की डिस्कशन करी। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।